नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। ये लाइन बोले हुए लगभग मुझे 2 महीना हो गया है। 2 महीने से मैं इंतजार कर रहा था कि कब ये लाइन बोलूं और आपसे फिर जुड़ूं। लंबे समय से बोलतंत्र पे गैप रहा, हम अपने बाकी कामों में व्यस्त रहे, क्योंकि जब संसाधन आपके पास कम हो तो कई बार काम को रोकना पड़ता है और दोबारा शुरू करना पड़ता है। आज बात होगी गुजरात से किस तरीके से उत्तर प्रदेश का जातिगत समीकरण प्रभावित होगा, किस तरीके से हार्दिक पटेल ने जैसे भाजपा ज्वाइन की तो उससे उत्तर प्रदेश बिहार के तमाम कुर्मी पटेलों को क्या राजनीतिक नुकसान होगा, और हार्दिक के धोखे का उत्तर प्रदेश की ओबीसी पॉलिटिक्स पर क्या फर्क पड़ने वाला है। इन तमाम सवालों पर बात होगी। आज बात करेंगे पहला सवाल ये लेकर के कि क्या हार्दिक का बीजेपी में चला जाना या किसी और नेता का भाजपा में अचानक से चला जाना उसके समर्थक वर्ग के लिए कैसा होता है। हार्दिक पटेल ने उत्तर प्रदेश गुजरात के साथ साथ यूपी में भी बहुत बड़ा एक समर्थक वर्ग बनाया था, जो कई मायनों में भारतीय जनता पार्टी का विरोध भी करता था, चाहे वो जातिगत समीकरण हो, जाति आधारित आंदोलन हो, सामाजिक न्याय हो या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। हार्दिक पटेल भाजपा के एक मुखर विरोधी नेता के तौर पर माने जाते थे और गुजरात में कांग्रेस की तरफ से भविष्य में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर भी देखे जा रहे थे। अब ऐसे में हार्दिक का भारतीय जनता पार्टी में चला जाना उन तमाम ओबीसी जो वोटर हैं, जो समर्थक हैं, उनके लिए एक गहरा आघात होता है, जो कहीं ना कहीं हार्दिक को अपना नेता मान चुके थे। मैं कभी कभी सोचता हूं कि जब कोई नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाता है तो महज 24 घंटे के भीतर उसके लिए कल तक जो पाप था वो पुण्य कैसे हो जाता है। वो 24 घंटे में ऐसा क्या बदलता है कि वो नेता कल तक जिसे झूठ कहता था उसे सच मानने लगता है, कल तक जो लोग बुरे थे वो एकदम से अच्छे हो जाते हैं। ये फिल्टर कहाँ मिलता है, कैसे खरीदा जाता है, इसकी कीमत क्या होती है, इन सभी चीज़ों के जवाब मैं नहीं ढूंढ पाता हूँ। आप अगर ढूंढ पाते हो तो ढूंढिए, लेकिन ये जानने की कोशिश करिए कि इससे आपका नुकसान कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश में जो ये वाला चुनाव रहा 2022 का, काफी हद तक ये ओबीसी ओरिएंटेड चुनाव था और ओबीसी के हक और अधिकारों की बात का चुनाव रहा। अब इस चुनाव के परिणाम के बाद अगर गुजरात में हार्दिक बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पूरा पिछड़ा वर्ग, वो पूरी पटेल आंदोलन की लड़ाई, वो पूरा कुर्मियों का इतिहास जो संघर्ष और विरोध का है, वो एक तरीके से राजनीतिक गुलामी की तरफ झुकता हुआ दिखाई जाता है। जो गलती उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल ने की, वही गलती गुजरात में हार्दिक पटेल भी दोहरा रहे हैं। क्या बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अनुप्रिया पटेल का राजनीतिक कद बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा, लेकिन क्या ओबीसी का राजनीतिक कद बढ़ा? सवाल ये होना चाहिए। हार्दिक पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद बीजेपी में ओबीसी नेता का एक और चेहरा पनप गया, लेकिन गुजरात के तमाम ओबीसी जो संघर्ष कर रहे हैं, क्या उनके आयाम बदले? क्या उनकी परिस्थितियां बदली? नेता जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं तो सिर्फ विचारधारा बदलते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाता है तो वो अपना आवेश परिवेश सब बदल लेता है। एक और बड़ा सवाल समझ नहीं आता कि ऐसे परिवर्तन की स्थिति में क्या ये नेता खरीदे या बेचे जाते होंगे या किसी दबाव में ये ऐसा फैसला लेते होंगे, ये भी तक नहीं समझ आया। अब बात करते हैं कास्ट इक्वेशन की, जिस पर हम बात करने वाले थे। हार्दिक पटेल के बीजेपी ज्वाइन करने से उत्तर प्रदेश में जो लगभग 13 से 14% की कुर्मी आबादी है, जिसका बड़ा हिस्सा भाजपा विरोध में खड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो भी आहत हुई। उत्तर प्रदेश में हार्दिक ने कई कार्यक्रम किए हैं, भाजपा के खिलाफ प्रचार भी किया है। ऐसे में जब हार्दिक बीजेपी में चले गए तो ये तमाम लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं। ये बड़ी दिक्कत है कि जब भी शोषित पिछड़े तबकों की राजनीतिक पार्टियां या उनका जातिगत आंदोलन शुरू होता है या जातिगत अधिकारों की मांग की जाती है, तो जो नेता इस आंदोलन के मुखिया होते हैं कुछ साल बाद वो किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसमें सेट हो जाते हैं, और वो तमाम लोग जिन्होंने आंदोलन में लड़ाई लड़ी होती है, जिन्होंने आंदोलन में अपना कुछ खोया होता है, पटेल आंदोलन में कितने लोगों की जान गई, वो सब ठगा सा महसूस करते हैं। अब उत्तर प्रदेश का ओबीसी पटेल, गुजरात का पटेल, इस देश का तमाम कुर्मी प्रतिनिधित्व करने वाला पटेल क्यों ठगा सा महसूस कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है कि युवा ने उसे धोखा दिया है, और दिया भी है। पता चला है हार्दिक पटेल ने अपने हजारों ट्वीट जो मोदी जी पर किए थे डिलीट कर दिए, जिसमें वो मोदी जी को चोर भी कह रहे हैं, भाजपा को देशद्रोहियों की पार्टी कह रहे हैं, सावरकर के लिए भी तमाम बातें लिख रहे हैं। लेकिन ठीक
बीजेपी ज्वाइन करने के बाद उनको लगने लगा कि मोदी जी इस देश के एकमात्र नेता हैं, एकमात्र मुखिया हैं जिनमें कोई कमी नहीं है। सावरकर ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, ऐसा वो सोचने भी लगे। नुकसान 2024 के नज़रिए से दिखता है कि बड़ी मुश्किल से बाबा साहब पिछड़ी जातियों और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के तमाम लोगों को एकजुट करके एक मंच पे लाना चाहते थे। जब कोई छोटा नेता पनपता है और इन सभी जातियों के संघर्ष के आंदोलनों की लड़ाई करने की बात करता है, ये सब उस पर निर्भर होते हैं, विश्वास जताते हैं, आंदोलन आगे बढ़ता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता है। हिंदुस्तान के भीतर सामाजिक न्याय के हर आंदोलन को 2 साल के भीतर तोड़ दिया गया। ये देश में जातीय संघर्ष का इतिहास है। आप समझिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता कहते हैं कि कुछ पार्टियां जाति की राजनीति करती हैं, हिंदुस्तान में जाति की राजनीति खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति आधारित शोषण खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं कह पाती। आज भी बड़े पदों पर OBC हैं, ना SC ST हैं, ना माइनॉरिटी हैं। यूनिवर्सिटीज के तमाम, BHU यूनिवर्सिटी एक बड़ा उदाहरण है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक बड़ा उदाहरण है। इन तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर जिस तरीके से OBC SC ST माइनॉरिटी टीचर्स की कमी है, उन सब का ये एक मुखर सवाल भी होता है कि क्या भारत की राजनीति में कोई भी ऐसा नेता नहीं बचा है जिसकी विचारधारा तटस्थ, जो मजबूत हो, जो अपनी सोच के लिए लड़ने को तैयार हो, जो दल बदलू ना हो। हिंदुस्तान की तमाम राजनीति दल बदलू विधायकों से भरी पड़ी है। कल तक जो नेता कांग्रेस के थे, आज वही सब बीजेपी के हैं, इसलिए बीजेपी सत्ता में है। कल अगर कभी बीजेपी सत्ता से डगमगाती है तो यही सब नेता कांग्रेस में जाकर बैठ जाएंगे और कांग्रेस सरकार बना लेगी, लेकिन आप अपनी अपनी विचारधारा का झंडा लेकर खड़े रहेंगे। हार्दिक के इस धोखे से आपको नुकसान हुआ है। मैं ये बात आपको तब भी कहता था, अब भी कहता हूं कि पिछड़े वर्ग की तमाम लड़ाई किसी एक नेता के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। आप जहां हैं, जिस जगह मौजूद है, वहां से आपको लड़ना पड़ेगा। अपने आरक्षण की मांग उठानी पड़ेगी, क्योंकि 59,000 शिक्षक भर्ती घोटाला आप देख चुके हैं। आप OBC आरक्षण की मांग के खारिज होने की समस्या को भी देख चुके हैं। आप ये भी देख चुके हैं कि कैसे आरक्षण घोटाले तैयार किए जाते हैं। तो फिर आप किसी एक नेता के भरोसे कैसे चल सकते हैं? फिलहाल 2024 के चुनाव में हार्दिक का बीजेपी में चला जाना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी समस्या है कि वो हार्दिक को अपने लोगों के बीच में कैसे स्थापित कर पाएगी। एक नेता जिसने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को कोसा हो, उनसे ही अब आंख मिलाना और हाथ मिलाना उसके लिए कितना भारी पड़ता होगा। बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को देखते रहिए। लंबे समय बाद शुरुआत हुई है, हम आपके साथ लगातार बने रहेंगे। धन्यवाद।